नमस्कार मित्रों, हम लोग बात कर रहे हैं न्याय के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्लेटो से लेकर और 1970 तक यानी जॉन रॉल्स की पुस्तक जो ए थियरी ऑफ जस्टिस 1971 में आई थी, उससे पहले न्याय के बारे में राजनीतिक दार्शनिक किस प्रकार से अब बात करते हैं। आज हम बात आगे शुरू करते हैं जॉन रॉल्स और उसके बाद में जो कुछ विचारक हैं वो न्याय को किस प्रकार से देखते हैं। बात जॉन रॉल्स से शुरू करते हैं। जॉन रॉल्स की पुस्तक ए थियरी ऑफ जस्टिस 1971 में आई थी और उसने न केवल जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है उसको पुनर्जीवित किया था, जिसे हम नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी कहते हैं, अपितु उसने न्याय के सिद्धांत को भी पुनर्जीवित किया, क्योंकि प्लेटो के बाद में किसी ने भी बहुत सशक्त तरीके से न्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त नहीं किए थे। जॉन रॉल्स जब वापस से नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी को क्रिएट करता है, बनाता है, तब वह न्याय के सिद्धांत को आधार बनाता है। जैसा कि प्लेटो ने जब राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया था तो उसने न्याय के सिद्धांत को अपना आधार बनाया था। हालांकि प्लेटो की अवधारणा अलग प्रकार की थी और रॉल्स की नेचुरली अवधारणा अलग प्रकार की है। जॉन रॉल्स ने एक और बात इसमें विशेषता उसकी यह है कि उसने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को भी वापस से पुनर्जीवित किया। हालांकि उसने इस सिद्धांत को हॉब्स लॉ को रूसो की तरह न लेकर मूल रूप से इमैनुअल कांट ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत दिया था उसको पुनर्जीवित किया है। तो थोड़ा सा अंतर है, लेकिन प्रोसेस, प्रक्रिया वही है। अब जानते हैं सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत क्या है कि अनुबंध होने से पहले लोग कैसे रहते थे, उनको क्या आवश्यकता पड़ी कि वो अनुबंध करें, अनुबंध की शर्तें क्या रखी गई, और अनुबंध करने के बाद में जो राज्य सामने आता है क्या वो उन अपेक्षाओं पर पूरा उतरता है जिसके लिए अनुबंध किया गया था। ये सामान्य प्रक्रिया है एक सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत की। जॉन रॉल्स भी इसी प्रकार की प्रक्रिया को स्वीकार करता है। वह सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट करता है। उससे पहले जो लोग थे उन्हें वह कहता है कि वो एक ओरिजिनल पोजीशन में रहते थे, जैसे लॉक और रूसो और हॉब्स कहते थे स्टेट ऑफ नेचर, प्राकृतिक दशा। ये कहता है मौलिक दशा, ओरिजिनल पोजीशन, मौलिक स्थिति क्या थी, उसको वो मौलिक स्थिति का नाम देता है। उसमें वो व्यक्तियों को परिभाषित करता है कांट की तरह कि व्यक्ति नैतिक होते हैं, व्यक्ति रेशनल होते हैं, व्यक्ति जो है वह एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, व्यक्ति टोटली फ्री होते हैं। और वे एक नई उदाहरण उसने दी, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, यानी एक अज्ञान के पर्दे के पीछे होते हैं, जिससे कि जब वो समझौता करने जाएं तो वो उनकी जो परिस्थितियां हैं वो अपनी परिस्थितियों को भूल जाए, जिससे कि सारे समाज के बारे में बात कर सके, न कि वो अपनी स्थितियों को सुधारने की ही बात करें। तो वो एक नया कॉन्सेप्ट उसने दिया, व्हील ऑफ इग्नोरेंस। सामाजिक समझौता जो होता है वो न्याय का समझौता होता है, और न्याय को उसने परिभाषित किया था न्याय, जस्टिस एज फेयरनेस, न्याय उचितता के रूप में। और इस उचितता के रूप के वो दो सिद्धांत बताता है न्याय के। एक पहला सिद्धांत है जिसे वो कहता है कि सभी व्यक्तियों के पास समान रूप से अधिकतम स्वतंत्रता होगी। दूसरा सिद्धांत है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस तरह से नियोजित किया जाएगा कि उसमें पहला सभी व्यक्ति जो है वो समान रूप से आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक समानताएं, असमानताएं न्यूनतम हो सके, और दूसरा, अगर वो सामाजिक आर्थिक असमानताएं पूर्णतः समाप्त नहीं हो रही है तो वो जस्टिफाई सिर्फ एक कारण से होगी कि न्यूनतम लाभान्वित व्यक्ति को उससे लाभ हो रहा हो। ये दो सिद्धांत हैं। इस दूसरे सिद्धांत के बी पार्ट को डिफरेंस प्रिंसिपल, विभेदी सिद्धांत भी कहा जाता है, जो अर्थशास्त्र का सिद्धांत था जिसको उसने इसमें लागू किया है। तो इसलिए ऐसी स्थिति से जब इन दो सिद्धांतों को मानने पर न्याय, जस्टिस एज फेयरनेस लागू होगा, और उससे जो सरकार बनेगी उसको नाम देता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, संवैधानिक प्रजातंत्र। अब ये जो बात जॉन रॉल्स ने कही है
उसमें वो न्याय को इस तरह से परिभाषित कर रहा है, एक नए तरीके से परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है। उसने लगभग 600 पेज की पुस्तक लिखी थी और ये बहुत ही प्रभावी पुस्तक थी। उसमें बहुत कंट्रोवर्सीज हुई और बहुत सी बातें की गई। अधिकतर उसके जो विरोधी हैं वो भी ये कहते हैं, जैसे कि रॉबर्ट नोजिक जो इसका सबसे बड़ा विरोधी था, इसका कलीग था, उसने भी ये कहा है कि जॉन रॉल्स की पुस्तक आने के बाद में अगर हम पॉलिटिकल थियरी की बात करेंगे तो हमको ये बताना होगा कि हम या तो रॉल्स की आलोचना करें या रॉल्स का समर्थन करें या उसमें संशोधन करें। हम रॉल्स को अवॉइड नहीं कर सकते राजनीतिक सिद्धांत के अंदर। ये कौन कह रहा है? ये उसका सबसे बड़ा विरोधी रॉबर्ट नोजिक है, उसका ही मानना था। तो ये संक्षिप्त में मैंने बताया आपको कि उसने एक आदर्शात्मक दार्शनिक सिद्धांत दिया है जो न्याय का सिद्धांत है, जो 1971 की उसकी पुस्तक में सामने आता है। उसके 22 साल बाद 1993 में उसने दूसरी पुस्तक लिखी जो थी पॉलिटिकल लिबरलिज्म। पॉलिटिकल लिबरलिज्म के अंतर्गत उसने ये बताने की कोशिश की, दो बातें उसने इसमें बताई है। एक तो जो जॉन रॉल्स की बहुत सी आलोचनाएं की गई, उन आलोचनाओं को उसने समावेश करने का प्रयास किया है। सबसे बड़ी आलोचना जो उसकी की गई थी वो थी कि वह व्यक्ति को अनएनकम्बर्ड सेल्फ जिसे कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा मानता है कि वह अपने आप में पूर्ण समर्थ है व्यक्ति अपने आप को बनाने में, उसके बनाने में समाज का कोई हिस्सा नहीं है। इसकी बहुत बड़ी आलोचना की गई थी। इसको वो थोड़ा स्वीकार करता है। वह जो फेमिनिस्ट थे, नारीवादी, उन्होंने उसकी आलोचना इस बात पे की थी कि उसने न्याय की बात बहुत अच्छी प्रकार से की है, लेकिन वह परिवार में जो अन्याय होता है महिलाओं के साथ उसके बारे में उसने कुछ नहीं कहा है, क्योंकि वो परिवार को यूनिट मानकर ही चलता है। तो इसको भी उसने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल लिबरलिज्म के अंतर्गत स्वीकार करने का प्रयास किया है कि मेरी ये गलती थी, मैंने ज़्यादा महत्व इसको नहीं दिया, जबकि मुझे ज़्यादा महत्व देना चाहिए था। इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस पुस्तक में उसने लिखी है वो है कि जो न्याय का सिद्धांत उसने एक दार्शनिक स्तर पर अमूर्त सिद्धांत बनाया था, उस सिद्धांत को वह व्यवहार में जो राज्य हैं और जो उदारवादी राज्य हैं उनमें कैसे लागू किया जाए। इसके लिए उसने ये बताया कि अधिकतर राज्यों को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, देश जितने भी दुनिया में राज्य है। एक तो वो जो उदारवादी है, एक वो जो उदारवादी नहीं है लेकिन इंडिफरेंट है, यानी एंटी लिबरल नहीं है। वो उदारवादी नहीं है लेकिन वो एंटी लिबरल भी नहीं है। और तीसरे वो जो एंटी लिबरल है। तो मानता है कि एंटी लिबरल देशों की संख्या बहुत कम है। अधिकतर देश इस बीच वाली स्थिति में आते हैं जो इंडिफरेंट हैं लिबरलिज्म के प्रति, यानी वो लिबरल बातों को स्वीकार भी कर लेते हैं, नहीं भी करते हैं, उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन पूर्णतः लिबरल उदारवादी भी नहीं है, क्योंकि उन देशों की परिस्थितियां इस प्रकार की है कि वो पूर्णतः उदारवादी नहीं बन पाते, क्योंकि उनका जो समाज है, उनकी जो संस्कृति है वो उदारवादी संस्कृति नहीं है। इस समस्या का समाधान करने के लिए कि उदारवादी राज्य ना हो और उदारवादी राज्य के प्रति इंडिफरेंट हो, ऐसे संख्या प्लस उदारवादी राज्यों की संख्या, ये लगभग 3/4 से ज़्यादा राज्य इसमें आ जाते हैं। तो जॉन रॉल्स मानता है कि 3/4 से ज़्यादा जो राज्य है इन पर न्याय उचितता के रूप में को कैसे लागू किया जाए इन देशों में। इसके लिए उसने 2 बातें इसमें इंट्रोड्यूस करी है पॉलिटिकल लिबरलिज्म में। एक है कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक रीजन। पब्लिक रीजन या सार्वजनिक विवेक, यानी उसने कहा है कि इन देशों में जो पूर्णतः लिबरल नहीं है या जो लिबरल है उनमें न्याय उचितता के रूप में पब्लिक डिबेट के माध्यम से आएगा। पब्लिक रीजन, इससे एक सार्वजनिक विवेक होता है जिसमें लोग सार्वजनिक इशू, सार्वजनिक मुद्दों पर विवेकपूर्ण तरीके से बहस करते हैं और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। और इसमें वह जिसे हम विमर्शी प्रजातंत्र कहते हैं उसका भी समर्थन वो करता है। हालांकि बाद में हेबरमास ने इसकी आलोचना की है कि इसका विमर्शी प्रजातंत्र वास्तव में विमर्शी प्रजातंत्र नहीं है जैसा कि होना चाहिए, और हेबरमास मानता है कि उसका विमर्शी प्रजातंत्र वास्तविक विमर्शी प्रजातंत्र है। वो एक अलग इशू है। तो एक तो उसने सार्वजनिक विवेक की उदाहरण दी, दूसरी उसने उदाहरण दी ओवरलैपिंग कंसेंसस, अतिव्यापी सहमति। ये अवधारणा मूलतः जो ऐसे देश हैं जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है दुनिया में, जो उदारवादी तो नहीं है लेकिन उदारवाद के विरुद्ध भी नहीं है, वहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादी सिद्धांतों के लिए एक अतिव्यापी सहमति
स्थापित की जानी चाहिए या स्थापित की जा रही है या होनी चाहिए। अतिव्यापी सहमति का अर्थ यह है कि जो नॉन लिबरल एलिमेंट है उनके समाज के या संस्कृति के या सोशल या दूसरे दार्शनिक स्तर पर, उनमें कम से कम इतनी सहनशीलता हो कि वो राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादी तत्वों को स्वीकार कर ले। इसे वो कहता है अतिव्यापी सहमति। तो ये दो नई अवधारणाएं वो देता है जिसके आधार पर वह मानता है कि जो न्याय का सिद्धांत है, दार्शनिक स्तर पर अमूर्त सिद्धांत है, एक आइडियल सिद्धांत है, उसको यथार्थ में दुनिया के 3/4 देशों में लागू किया जा सकता है। तीसरी उसकी पुस्तक थी इसी की कड़ी, और वो थी लॉ ऑफ पीपल्स 1999 में। इसमें उसने जो न्याय के सिद्धांत है उसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कैसे लागू किया जाए इस पर विचार किया है और उस पर लागू करने का प्रयास किया है। इसमें वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लागू किया जा सकता है, उसकी कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को अगर हम मानते हैं तो एक लूज स्ट्रक्चर बन सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो न्याय उचितता के रूप में पर आधारित हो। ये 3 बातें 3 स्तर पर उसने 3 पुस्तकें लिखी है, और भी किताबें हैं 1-2, लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये 3 किताबें उसकी एक श्रृंखला है जिसमें उसने अपने विचार व्यक्त किए हैं और वो अपने न्याय का सिद्धांत इस प्रकार से देता है। अब इस न्याय के सिद्धांत की आलोचना होती है, स्वाभाविक है। बहुत से इसके आलोचक हैं जो इसके वैकल्पिक सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं न्याय का। सबसे पहले हम बात करेंगे रॉबर्ट नोजिक की। रॉबर्ट नोजिक ने 1974, जो उसी का कलीग था हार्वर्ड में, उसने किताब लिखी थी अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। उसमें उसने रॉल्स की तारीफ की, जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन वो कहता है कि रॉल्स का सिद्धांत सही सिद्धांत नहीं है। उसकी बजाय वो सिद्धांत स्वयं देता है जिसे वो कहता है एंटाइटलमेंट थियरी ऑफ जस्टिस, न्याय के अहर्ता का सिद्धांत, हकदारी का सिद्धांत, न्याय का हकदारी या अहर्ता का सिद्धांत, एंटाइटलमेंट ऑफ थियरी ऑफ जस्टिस। वो इसके 3 प्रिंसिपल्स को बताता है। पहला यह है कि राइट एक्विजिशन, अगर किसी ने संपत्ति को सही तरीके से, नैतिक तरीके से, कानून तरीके से अर्जित किया है तो वो न्यायपूर्ण है। दूसरा, उसको किसी ने संपत्ति न्यायपूर्ण नैतिक तरीके से, कानूनी तरीके से उसको दी है, उसको भेंट करी है, उसको बेची है, तो वह भी न्यायपूर्ण है। एक्विजिशन एंड ट्रांसफर थियरी, सेकंड इज ट्रांसफर, एंड थर्ड इज अगर मान लीजिए किसी ने अन्यायपूर्ण तरीके से किसी संपत्ति पर नियंत्रण कर लिया है तो राज्य का कर्तव्य है कि वह उस अन्यायपूर्ण तरीके को समाप्त करके और न्यायपूर्ण तरीके से वापस से डिस्ट्रीब्यूट करे। इससे वो कहता है, सो द थियरी एक्विजिशन, राइट एक्विजिशन, राइट ट्रांसफर एंड राइट डिसीजन, जिसे हम कह सकते हैं कि वह सही निर्णय लिया जाए न्याय का, जिससे कि वो अन्यायपूर्ण तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो सही किया जाए। अब वो कहता है बस ये 3 सिद्धांत हैं, यही न्याय के सिद्धांत हैं। इसके अलावा राज्य के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह समाज में व्याप्त आने जो असमानता है उसको समाप्त करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करे, जैसा कि रॉल्स कर रहा है। रॉल्स ने क्या कहा था कि अन्यायपूर्ण स्थिति कौन सी, जो सामाजिक आर्थिक असमानता है उसको हम स्वीकार कर लेंगे अगर उससे न्यूनतम लाभान्वित व्यक्ति को लाभ हो रहा हो। अब नोजिक इसकी आलोचना करता है। नोजिक कहता है कि ये जो जिनके पास ज़्यादा संपत्ति है और जो संपत्ति इन 3 सिद्धांतों से उनके पास आई है, उनके बाद में उनसे संपत्ति छीनकर कम लाभान्वित व्यक्ति को देना इनके अधिकारों का हनन करना है, जो राज्य नहीं कर सकता है। क्यों? एक उदारवादी राज्य नहीं कर सकता है क्योंकि राज्य का प्रादुर्भाव इसलिए हुआ है कि वह अधिकारों की रक्षा कर सके, जैसा कि जॉन लॉक ने कहा था। तो ये रॉबर्ट नोजिक का सिद्धांत है न्याय का, थियरी ऑफ एंटाइटलमेंट। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ आपको, बाद में कभी समय मिलेगा तो हम इस पर डिटेल बात करेंगे। दूसरा इसकी आलोचना की जाती है वो है, ये तो हुआ जिसे कहा जाता है लिबर्टेरियन या स्वेच्छा, जिसे कहा जाता है इच्छा स्वतंत्रतावाद, लिबर्टेरियन, ये एक्सट्रीम राइटिज्म जिसे कहा जाता है।
इसके बाद आता है सोशलिस्ट टाइप का, समाजवादी के तरीके की आलोचना, और वो करने वाले हैं नाइल्सन। कार्ल नाइल्सन ने बहुत सी किताबें लिखी है। उसकी किताब है इक्वलिटी एंड लिबर्टी, ए थियरी ऑफ जस्टिस। जस्टिस के ऊपर लिखा है कि रॉल्स ने जो कुछ करा है वो ठीक है, अच्छा उसने सिद्धांत दिया है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी यह है कि वह स्वतंत्रता को समानता से प्रायोरिटी देता है। और जो न्याय के सिद्धांत में रॉल्स एक बात और कहता है कि ये जो प्रायोरिटी है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रायर टू सेकंड प्रिंसिपल, एंड द प्रिंसिपल विल बी अडॉप्टेड इन ए लेक्सिकल ऑर्डर। यानी पहला सिद्धांत जब सेटिस्फाई हो जाएगा तब दूसरे सिद्धांत पे आएंगे। जैसे लेक्सिकल ऑर्डर आप जानते हैं, डिक्शनरी में जो ऑर्डर जिससे शब्द होते हैं वो लेक्सिकल ऑर्डर में होते हैं। क्या होता है? अल्फाबेटिकल होता है। तो ए जब समाप्त हो जाएगा तब बी आएगा। चाहे बी का कोई शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो, बी ए से, लेकिन तब भी बी तभी आएगा डिक्शनरी में जब ए समाप्त हो जाएगा। जैसे गॉड, अब गॉड तो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, लेकिन गॉड कब आएगा? जब जी आएगा, वो पहले नहीं आएगा। दिस इज लेक्सिकल ऑर्डर। सो यू सेटिस्फाई फर्स्ट and then you come to the second, even if second seems to be more important. तो ये कह रहा है नाइल्सन कि ये उसकी गलती थी कि उसने कहा कि स्वतंत्रता जब तक पूरी सभी लोगों को पूरी समान स्वतंत्रता मिले और वो सेटिस्फाई हो जाए तब आप असमानता की तरफ बढ़ो, असमानता समाप्त करने की तरफ बढ़ो। उसने कहा ऐसा संभव नहीं है। जब तक असमानता को आप प्रायोरिटी नहीं देंगे और समानता का सिद्धांत लागू नहीं करेंगे, इगलिटेरियनिज्म लागू नहीं करेंगे, तब तक आप न्याय पर नहीं पहुंच पाएंगे। और इसी में उसने एक नई अवधारणा दी है जिसे वो कहता है रेडिकल इगलिटेरियनिज्म, उग्र समतावाद। इसका वो प्रतिपादक माना जाता है। और उसने कहा है कि पहले इक्वलिटी, अगर आपको प्रायोरिटी देनी है तो इक्वलिटी को पहले दीजिए और लिबर्टी को बाद में दीजिए, न्याय तभी स्थापित हो पाएगा। तीसरे विचारक है माइकल सैंडल। वो काफ़ी लोकप्रिय है, जिन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, जस्टिस पर भी किताब है उनकी किताब सबसे पहले जो आई थी, जो रॉल्स की पुस्तक की जिसकी आलोचना थी, वो थी लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, 1978 में। इस पुस्तक में उन्होंने आलोचना की है कि रॉल्स वैसे तो सही बात कह रहा है, लेकिन रॉल्स की एक सबसे बड़ी कमी यह है कि वो जब व्यक्ति की बात करता है, जो सारा न्याय का सिद्धांत व्यक्ति पर लागू करता है, तो वो व्यक्ति उसका क्या है? अनएनकम्बर्ड सेल्फ, यानी स्वनिर्मित व्यक्तित्व है वो, जो कि गलत अवधारणा है। वो न तो दार्शनिक रूप से सही है न व्यवहार में सही है। व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत से कारकों से मिलकर बनता है। उसमें वो जिस संपत्ति, जिस परिवार का सदस्य है, जिस समूह का सदस्य है, समाज का सदस्य है, वो सब उस पर प्रभाव डालते हैं और वो उनसे निरंतर अंत्यक्रिया करता रहता है। इसलिए समाज से अलग व्यक्ति की कल्पना करना दार्शनिक रूप से बेईमानी है, क्योंकि व्यक्ति समाज में ही रहता है और सारी अवधारणाएं जिसकी हम बात करते हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, ये सब समाज के अंतर्गत ही परिभाषित होती है। आप एक व्यक्ति को जंगल में छोड़ दीजिए, उसके बाद उसके अधिकार की क्या बात करेंगे, उसकी स्वतंत्रता की क्या बात करेंगे, उसके न्याय की क्या बात करेंगे, उसकी समानता की क्या बात करेंगे? जब वो अकेला है वहाँ पर, तो उसकी कोई अवधारणा उस पर लागू नहीं हो सकती। ये सारी अवधारणाएं, सारे दर्शन उस पर लागू तब होते हैं जब वो समाज के अंतर्गत रहता है। इसलिए व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, जैसा कि अरस्तू ने कहा था। और जब सामाजिक प्राणी है तो रॉल्स की गलती यह है कि वो व्यक्ति की जब कल्पना करता है तो एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त व्यक्ति की कल्पना करता है, जैसा कि कांट ने किया था, जो एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पर बनाने की कोशिश कर रहा है। कोई कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल एज ए कॉन्सेप्ट, लेकिन वो कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिविजुअल एग्जिस्ट इन रियलिटी विद इन द सोसाइटी। तो उसकी आलोचना यह है, जो जिसे हम कहते हैं कम्युनिटेरियन क्रिटिसिज्म, समुदायवादी आलोचना है उसकी, कि व्यक्ति अमूर्त नहीं है, व्यक्ति समाज का हिस्सा है। और इसलिए जब न्याय का सिद्धांत लागू किया जाए तो उसे जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति की पहचान समाज के सदस्य के रूप में ली जाए, और जो भी बात हम कर रहे हैं वो समाज पर क्या प्रभाव डालती है, इसको ध्यान में रखकर की जाए। ये माइकल सैंडल अपनी आलोचना इसके अंतर्गत इस प्रकार से करता है। इसके बाद एक और विचारक है जिसका नाम है थॉमस पोग। थॉमस पोग
लोकप्रिय तो इसलिए हुआ क्योंकि उसने रॉल्स के ऊपर बहुत सी किताबें लिखी है। उसकी एक सबसे प्रमुख किताब रॉल्स के ऊपर है, रियलाइजिंग रॉल्स, और वो जॉन रॉल्स का सबसे बड़ा व्याख्याकार माना जाता है उसकी फिलॉसफी का। लेकिन उसकी व्याख्या करते करते उसने एक अपना सिद्धांत भी दिया, और वो सिद्धांत है ग्लोबल थियोरी ऑफ जस्टिस। थॉमस पॉग ये कहता है कि रॉल्स के सिद्धांत में जो कमी है वो ये है कि वह जो डोमेस्टिक स्तर पर न्याय की बात करता है, यानी देश के अंदर न्याय कैसा हो, जो कि उसने पहली किताब में दिया है ए थियोरी ऑफ जस्टिस में, वो, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो लागू करता है न्याय का सिद्धांत, जो कि उसने द लॉ ऑफ पीपल्स में देने की कोशिश की है, उन दोनों में तारतम्य नहीं बैठता है। जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय के सिद्धांत में परिणित नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक नए प्रकार के सिद्धांत की आवश्यकता है। वी शुड बी मोर इगैलिटेरियन इन नेचर देन व्हाट द थियोरी ऑफ जस्टिस इज। यानी थॉमस पॉग का, इसलिए वो कहता है ग्लोबल थियोरी ऑफ जस्टिस ज्यादा समतावादी होगी, किसकी तुलना में? रॉल्स की ए थियोरी ऑफ जस्टिस में न्याय उचितता के रूप में जो है उससे ज्यादा समतावादी सिद्धांत जब निर्मित होगा, तब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय के रूप में लागू हो सकता है। ये थॉमस पॉग का कहना है। इसके बाद हम जानते हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने किताब लिखी द आइडिया ऑफ जस्टिस। उसने ये बात बताने की कोशिश की कि न्याय का सिद्धांत ये नहीं है कि लोगों को ज़्यादा स्वतंत्रता मिल जाए या असमानताएं तब तक हम स्वीकार करते रहें जब तक कि सबसे कम लाभान्वित व्यक्ति को लाभ न मिले, क्योंकि वो ये कहता है कि इन सब में व्यक्ति राज्य पर निर्भर है इसको प्राप्त करने के लिए, जबकि राज्य का कार्य ये होना चाहिए कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए, और जिसे वो कहता है कैपेबिलिटी अप्रोच, सामर्थ्य की। वो मानता है अमर्त्य सेन कि हर व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति की इच्छाएं होती है, उसकी सामर्थ्य होती है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको पैसा चाहिए, कोई अनपढ़ व्यक्ति है तो उसको शिक्षा चाहिए, कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको रोग समाप्त करने के लिए दवाइयाँ चाहिए। तो अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं, अलग अलग इच्छाएं हैं और अलग अलग सामर्थ्य है। राज्य का कार्य केवल इतना होना चाहिए कि वो इन लोगों की अलग अलग क्षमताओं की, इच्छाओं की और आवश्यकताओं को देखते हुए उनमें सामर्थ्य को बढ़ाए। तो कैपेबिलिटी अप्रोच है। स्टेट एग्जिस्ट टू इंक्रीज द कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिक नीड्स, एस्पिरेशंस एंड कैपेसिटीज। ये अमर्त्य सेन का कहना। इसलिए न्याय का सिद्धांत जो रॉल्स ने दिया है वो गलत है, क्योंकि इसमें व्यक्ति राज्य पर निर्भर रहता है कि राज्य सब काम करता रहे और व्यक्ति आत्मनिर्भर ना बन पाए, जबकि राज्य का उद्देश्य यह होना चाहिए कि व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके। अब इसी कैपेबिलिटी अप्रोच को लेकर मार्था नुसबॉम ने भी न्याय के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। उसकी पुस्तक है सेक्स एंड सोशल जस्टिस, और इसमें उसने ये जो वो अमर्त्य सेन की साथी थी कैपेबिलिटी अप्रोच को डेवलप विकसित करने में, और उसने इस अप्रोच को महिलाओं की दृष्टि से कैपेबिलिटीज क्या होनी चाहिए और क्या उसकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहिए, इस पर उसने जोर दिया है और ये बताने का प्रयास किया कि कैसे महिलाएं, स्त्रियां अपनी सामर्थ्य को बढ़ा सकती है जिससे कि उनको न्याय मिल सके। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ये मार्था नुसबॉम का कहना था। इसके अलावा एक और फेमिनिस्ट है बहुत लोकप्रिय जिसने न्याय पर काम किया है, जिसका नाम, इसकी पुस्तक थी जस्टिस इंटरसेप्ट्स, 1997 में आई थी। इस पुस्तक में नैन्सी फ्रेजर ये कहती है कि अब जॉन रॉल्स के सिद्धांत को पुनर्भाषित करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय परिवर्तित हो चुका है। जॉन रॉल्स के समय में दो विचारधाराएं थी, कम्युनिज्म और लिबरलिज्म, उसके बीच में उसने अपने विचार दिए थे। आज कम्युनिज्म समाप्त हो चुका है और अब सिर्फ उदारवाद बचा है और दूसरी छुटपुट बहुत सारी विचारधाराएं सामने आ चुकी है। ऐसी स्थिति में जॉन रॉल्स के न्याय को एज इट इज हम लागू नहीं कर सकते हैं, उसमें संशोधन की आवश्यकता है। क्या संशोधन चाहिए? उसने एक उदाहरण दिया। संशोधन यह है कि आज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जमाना है, अस्मिता की राजनीति। यानी न्याय को जब आप पुनर्भाषित करें या न्याय को जब आप लागू करने का बात करें तो आपको व्यक्तियों की जो अस्मिता है
उसको ध्यान में रखकर बात करनी होगी। यानी आपको एथनिक समूह के संदर्भ में बात करनी होगी, आपको लैंगिक समूह के संदर्भ में बात करनी होगी, आपको भाषाई जो समूह है उसके संदर्भ में बात करनी होगी, आपको राष्ट्रीय समूह के संदर्भ में बात करनी होगी। बहुत से नए समूह पैदा हुए हैं जो अपनी अस्मिता को प्रदर्शित कर रहे हैं। उन अस्मिताओं को स्वीकार करते हुए आपको न्याय को परिभाषित करना होगा, ये नैन्सी फ्रेजर का कहना है। और इसमें सबसे बड़ी अस्मिता जो उसके अनुसार है वो स्त्रियों की अस्मिता है, जिसको ध्यान में रखकर न्याय को परिभाषित करना चाहिए। अंत में एक और विचारक है विल किमिली का, जो मल्टीकल्चरलिज्म की जिसने बात की थी, बहुसंस्कृतिवाद का बहुत बड़ा समर्थक है, कैनेडियन फिलोसोफर है। उसने न्याय को कहा है कि न्याय समूह सिद्धांत है, व्यक्ति का सिद्धांत नहीं है। जो जॉन रॉल्स ने कहा था ये व्यक्ति का सिद्धांत है, उसने कहा नहीं, व्यक्ति नहीं, समूह का सिद्धांत है। कि आजकल पूरी दुनिया में व्यक्ति, जिसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की जो बात की, वो इसी का एक्सटेंशन है। जब आप मल्टीकल्चरलिज्म होता है, बहुत संस्कृतियाँ होती है, फिर धीरे धीरे वो संस्कृति असर्ट करने लगती है और तब वो अपनी आइडेंटिटी की बात करने लग जाती है। राजनीतिक रूप से जब डिफरेंट कल्चरल ग्रुप असर्ट करते हैं, हिस्सेदारी करना चाहते हैं, सत्ता में हिस्सेदारी मांगते हैं, तब हम कहते हैं वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जब तक वो ऐसा नहीं करते तब तक हम कहते हैं मल्टीकल्चरल ग्रुप है, समूह है। तो ये विल किमिली का नैन्सी फ्रेजर से पहले ही वाली बात कर रहा है कि बहुत से समूह हैं जो अलग अलग सांस्कृतिक समूह बन चुके हैं, जो एक कोहेसिव समूह है, जो बिल्कुल एक जुड़े हुए समूह है। मनुष्य अपनी आइडेंटिटी उनसे लेता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। इसलिए न्याय को जब हम लागू करने की बात करें तो हमें इन पर लागू करना चाहिए, समूह को ध्यान में रखकर। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताया है कि जॉन रॉल्स, जो कि न्याय का सबसे बड़ा दार्शनिक है समसामयिक समय में, उसने क्या कहा और उसके बाद में जो बहुत से लोग आए वो न्याय को कैसे परिभाषित करते हैं। चलिए आज इतना ही देखते हैं, आगे फिर और बात करेंगे। नमस्कार।